नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है धोखेबाज औलाद। 65 वर्षीय राम प्रकाश जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभास। और जब जीवन साथी का साथ भी ना हो तो बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगे। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सौरभ के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे सौरभ की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहने लगे। परंतु ये खुशी शायद किस्मत को मंजूर नहीं थी। शहर आने के 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी सुनैना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने लगे। बेटा सौरभ ही अब उनकी दुनिया था। उच्च शिक्षा के बाद सौरभ नौकरी के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई में होशियार था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की ही एक लड़की सुप्रिया से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू शुरू में तो सौरभ उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई कई महीने बीत जाते थे राम प्रकाश जी की अपने बेटे से बात किए हुए। परिणाम स्वरूप इस बड़े से शहर में राम प्रकाश जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके राम प्रकाश जी घर को लौटे तो आसपास पसरे सन्नाटे को दूर करते हुए अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? इतने दिनों के बाद बेटे की आवाज़ सुनकर उत्साहित राम प्रकाश जी ने एक ही सांस में कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद फ़ोन किया, क्या कभी इस बूढ़े बाप की याद नहीं आती? क्या बताऊँ बाबूजी, ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। सौरभ ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा तो राम प्रकाश जी बोले, यह बात तो तुमने सच कही बेटा, जैसे जैसे पद बढ़ता है जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर सौरभ झिझकते हुए बोला, बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो राम प्रकाश जी ने कहा, कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? तो बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपको पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने प्रति बेटे का प्यार देखकर राम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। अपना देश छोड़कर विदेश में बसना तो वह नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सोचने लगे कि बेटे की बात भी तो सही है। उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रहकर कैसे जीवन जिया जाए? और वैसे भी 5 वर्ष बीत तो चुके हैं मुझे नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा ना हो कि
कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सौरभ बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर राम प्रकाश जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी थी। इस मकान की एक एक चीज़ को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद सौरभ भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। राम प्रकाश जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, सौरभ ने उसका भी ड्रॉ बनवा कर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब राम प्रकाश जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वह बहुत अधिक उत्साहित थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। सौरभ ने कहा, बाबूजी, आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी करने के लिए हमें चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। राम प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन उनके अतीत में खो गया। एकाएक उनकी ज़िंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुनैना को कहा था कि किराए पर घर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु सुनैना तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम किराए पर रह कर तो केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुनैना भी तो कुछ ही दिन इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि सांस आनी ही मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनैना की मृत्यु के कुछ समय बाद सौरभ भी विदेश चला गया, परंतु उसके जाने के बाद राम प्रकाश जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसे लगता था मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। राम प्रकाश जी, जिन्होंने कभी घर का काम नहीं किया था, वह खुद ही खाना पकाने लगे और घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख ली। अचानक राम प्रकाश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके नहीं आया। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। राम प्रकाश जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम राम प्रकाश वर्मा है, मेरे बेटे का नाम सौरभ वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेकिंग करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। राम प्रकाश जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत उस महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सौरभ वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर राम प्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री नहीं छूटा। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती, महिला ने कहा। तो राम प्रकाश जी रुआंसी आवाज़ में बोले, तो क्या मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया मुझे लिए बिना ही? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट ही नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभलकर उस महिला से बोले, बेटा, तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। तो काउंटर पर बैठी महिला ने बात करने के लिए उन्हें फ़ोन दे दिया।
लेकिन रामप्रकाश जी सौरभ को फ़ोन लगाते रह गए, परंतु दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। रामप्रकाश जी को ऐसे लग रहा था जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। रामप्रकाश जी के पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई। वे अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे, यह कैसी जालसाजी है। क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में अपने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर न्यौछावर कर दिया था, वो बेटा अपने बूढ़े बाप के साथ। तभी उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई एक बात याद आई। सुनैना मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर सौरभ ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर ना जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार रहती थी। फिर वह किसी तरह विदेश चला गया। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहता था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन में ही ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा तो मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर रामप्रकाश जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर रामप्रकाश जी पास बैठे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। एक बार फिर से वह काउंटर पर गए और अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लड़खड़ाते कदमों और दुखी दिल से वे एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की कड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरे पास मेरा घर भी नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वह अपने भाई मनोज के घर पहुँचे। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? मनोज भैया हैं घर में? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका भाई रामप्रकाश आया है। उसी समय मनोज जी बाहर आए और अपने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। रामप्रकाश जी का सब्र का बांध टूटा और वह फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी हालत का कारण पूछा, परंतु रामप्रकाश जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सर रखकर जी भर के रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। मनोज जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। रामप्रकाश, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। रामप्रकाश जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको?
इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं, मनोज जी ने पूछा। तो राम प्रकाश जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। मनोज जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोला, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। कहते कहते वे फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू उनके अंदर चल रहे तूफान को साफ साफ बयां कर रहे थे। अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर आज मनोज जी का कलेजा मुंह को आ रहा था और रुआंसे स्वर में बोले, यह क्या कह रहे हो राम प्रकाश। आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बातें कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं भी बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। अब हम दोनों का समय आराम से कटेगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। अपने बड़े भाई की बात सुनकर राम प्रकाश जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बात चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस तरह घर में आया देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह ही शिखा रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब उसके पिताजी और चाचा जी खाने की मेज पर बैठे तो उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ता परोसा और थोड़ी देर बाद एक अलग कमरे में चली गई। राम प्रकाश जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर राम प्रकाश जी के मन में कुछ ख्याल आया, और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छा विकल्प है। ये काम करने के लिए ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वैसे भी आप तो गणित के विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। मैं आपकी इस काम में मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए शिखा ने राम प्रकाश जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खुद का खर्च निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा, और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त किए। उनके कोचिंग सेंटर में फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं थी, और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रकाश जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उन्हें कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर
एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सौरभ ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया, फिर उस धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, इस दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने अपनी नौकरी पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे अपने टिकट का इंतजाम कर वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सौरभ अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा था। जिस ससुराल में आने पर उसे हमेशा सम्मान दिया जाता था, अब उसी घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। उसके खुद के कर्म अब उसके सामने आ रहे थे। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में अपने पिता की फ़ोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री राम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्ग के लिए एक प्रेरणा और एक मिसाल कायम की। वे इस समाज के उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखकर सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। यह खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, सौरभ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वे दोनों तो बस देखते ही रह गए। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें राम प्रकाश जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर राम प्रकाश जी को बुलाने चला गया। जैसे ही राम प्रकाश जी अपने ऑफिस में गए तो सौरभ उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे पर कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। जैसे ही राम प्रकाश जी अपने ऑफिस में आए तो उनके आते ही उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। राम प्रकाश जी अपने बेटे सौरभ को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सौरभ बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेले छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानते पिताजी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब मुझे आपका ही सहारा है। राम प्रकाश जी अपने बेटे की बात सुनकर बोले, बेटा तुम शायद भूल गए हो कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने अपने बूढ़े पिता का विश्वास तो तोड़ा, यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपने ससुराल को भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब छोड़िए बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं।
आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करेंगे। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए। तभी सौरभ अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो रामप्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। अब इस उम्र में इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो गया है, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही रामप्रकाश जी अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।